हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवीण लर्निंग हब। आज के लेक्चर में हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज का जो सेकंड चैप्टर है वो कवर करने वाले हैं, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके बोर्ड के हिसाब से इस चैप्टर से उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन पिरामिड्स। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड में तीनों पिरामिड इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक तो डायरेक्टली आपको क्या पूछा जा सकता है कि पॉपुलेशन पिरामिड को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, या फिर ये जो तीन पिरामिड्स है इसको डिफरेंस बिटवीन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी दो पिरामिड्स देंगे और उसको आप डिफरेंस बिटवीन बताइए, एक्सप्लेन द डिफरेंस करके पूछा जा सकता है। तो तीनों देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो पिरामिड का टाइप है दैट इज एक्सपांसिव पिरामिड। ठीक है, एक्सपांसिव में अगर आप इस पिक्चर को देखें तो जो बेस है वो ब्रॉड है और जो एपेक्स है वो नैरो है। तो सबसे पहला स्पेशलिटी, जिस पिरामिड में ब्रॉड बेस हो और एपेक्स नैरो हो उस पिरामिड को एक्सपांसिव पिरामिड बोला जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे बर्थ रेट है और ऊपर डेथ रेट है। ठीक है, इस वाला साइड जो ब्लू साइड है वो मेल को दर्शाता है, और जो ये वाला चॉकलेटी टाइप या फिर ब्राउन टाइप जो कलर है ये वाला जो साइड है वो फीमेल को दर्शाता है। ठीक है, बीच में जो पट्टी है छोटू सी वो क्या दर्शाती है, एज। तो 0 to 100 ये एज है, ये एज ग्रुप्स है। ठीक है, 0, 5, 10, 15 ऐसे गैप देके 5 का गैप देके आपको बताया है। अभी मेन चीज इसमें समझने जैसे क्या है, इसमें मेन चीज है इसका स्ट्रक्चर कैसा है इस पॉपुलेशन पिरामिड का। ठीक है, तो ब्रॉड बेस है मतलब बर्थ रेट ज्यादा है, और नैरो एपेक्स है मतलब डेथ रेट भी ज्यादा है। ठीक है, ऐसे हाई बर्थ रेट ये स्पेशलिटी रहेगा, और हाई डेथ रेट यहाँ पे देखो कम हो रहे लोग मतलब टपकने का रेट ज्यादा है। सिंपल सी बात है। आई होप आपको क्लियर है। ब्रॉड बेस रहेगा, नैरो एपेक्स रहेगा, मतलब बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है। तो ये जिस पिरामिड में शो किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपांसिव पिरामिड। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्स्ट्रिक्टिव पिरामिड, जो सेकंड टाइप का पिरामिड है, उसमें स्पेशलिटी क्या है, जो बेस रहेगा वो क्या है, नैरोवर है, और जो एपेक्स है वो थोड़ा सा ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है दोनों को देखो, बेस जो है वो नैरो है, ये बेस, और ये जो एपेक्स है, एपेक्स मतलब एकदम टॉप पे मत जाना, इधर वाला एपेक्स। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर वाला जो हिस्सा है ये इसके कंपैरिजन में ब्रॉड है। ठीक है, तो नैरो बेस ब्रॉड एपेक्स कॉन्स्ट्रक्टिव पिरामिड कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या दर्शाते हैं नॉर्मली, परसेंटेज ऑफ जो यंगर पीपल है, मतलब ये जो यंग पीपल है ये लो है, और जो ये बूढ़े लोग देखो 50+ के बाद जो भी कैटेगरी है, बीच में पट्टी दिख रही होगी आपकी आपको। ठीक है, एज कैटेगरी दिखाया है। 50 के बाद जो बूढ़े लोगों का एज होता है या फिर एल्डरली पीपल होते हैं, उनका जो रेट है वो ज़्यादा है, मतलब हायर परसेंटेज ऑफ एल्डरली पीपल एंड लोअर परसेंटेज ऑफ यंगर पीपल, ये उसकी स्पेशलिटी है। और बर्थ रेट ये बेस नैरो है मतलब बर्थ रेट लो रहेगा, और डेथ रेट देखो ऊपर वाला ये भी लो है, लोअर डेथ रेट्स। ठीक है, मतलब इससे तो वो ज़्यादा ब्रॉड ही है, तो बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्स्ट्रक्टिव पिरामिड। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी क्लियर है। उसके बाद जो तीसरा पिरामिड है दैट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी पिरामिड। स्टेशनरी मतलब स्टेबल रहेगा बेचारा। ठीक है, आप लोगों ने साइंस में वगैरह पढ़ा होगा, साइंस के बैकग्राउंड से आते होंगे तो स्टेशनरी मतलब स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये मेल वाला कैटेगरी है, ये फीमेल वाला कैटेगरी है, और बीच में जो पट्टी है दैट इज एज कैटेगरी। ठीक है, सो 10, 15, 20, 25 जो दिया है, इधर भी ऑलमोस्ट सेम है, इधर भी ऑलमोस्ट सेम है, सो ऑलमोस्ट इक्वल है। इसमें वेरी लो बर्थ रेट एंड वेरी लो डेथ रेट दिखाया जाता है। बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, दोनों का ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रहेगा, मिनिमल रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर, या फिर हल्का फुल्का फर्क रहेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी पिरामिड, जहां पे सब कुछ स्टेबल रहता है, स्टेशनरी रहता है, इक्वल रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स, उसमें लिटरेसी एंड एजुकेशन ये रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, या फिर इसके ऊपर दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो शॉर्ट नोट आएगा डायरेक्टली कि एक्सप्लेन द लिटरेसी रेट, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये वाला। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इंडिकेट इज एन इंडिकेटर ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, किसी भी देश में पढ़े लिखे लोगों का जो नंबर होता है वो इंडिकेट करता है कि वहां पे सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है। ओके, सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसे जैसे एजुकेशन लेते हैं लिटरेसी बढ़ता है। लिटरेसी का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे मतलब वैसे तो अलग अलग देशों में अलग अलग उसका डेफिनेशन होता है, लेकिन हमारे देश में लिटरेसी का मतलब क्या होता है,
हमारे देश में लिटरेसी का मतलब क्या होता है? एनीवन हु इज अबाउ 7 years हु कैन रीड राइट इन एनी वन लैंग्वेज एंड हैव द बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स, ऐसा अपना डेफिनेशन है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो 7 साल से ऊपर है और कोई भी एक लैंग्वेज वो पढ़ सकता है, लिख सकता है और उसको बेसिक मैथ्स आता है, तो उसको हम लोग लिटरेट मानते हैं। तो सिंपल सी बात है, लिटरेसी जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद सोशल स्टेटस बढ़ेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है तो फिर वो अच्छा खासा सोशल स्टेटस बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है। और जो सोशल स्टेटस फीमेल्स का है वो ज़्यादा बढ़ता है, बिकॉज फीमेल्स को हम लोग मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो फीमेल्स को थोड़ा सा कम समझती है, जो कि बुरी बात है। तो एजुकेशन लेने की वजह से उनका भी सोशल स्टेटस जो है, प्रेस्टीज जो है, सम्मान है सोसाइटी में, वो बढ़ता है। उसके बाद इट हाईलाइट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन तभी लोग ले पाएंगे जहां पे अवेलेबल रहेगा एजुकेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे एजुकेशनल फैसिलिटीज लोगों तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, स्पेशली वुमेन और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। तो अवेलेबल नहीं है तो फिर वहां की सोसाइटी लिटरेट कैसे बनेगी? ठीक है, अगर किसी देश में एजुकेशन अवेलेबल है तो वहाँ पे एजुकेशन लिया जाएगा, एजुकेशन लेंगे, लोग लिटरेट होंगे और वहाँ का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह अच्छी रही, अवेलेबल रहा एजुकेशन, और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी सपोर्ट कर रही है एजुकेशन को, तो वहाँ का लिटरेसी लेवल हाई जाएगा। ठीक है, लिटरेसी लेवल हाई होने का रीजन ही है कि वहाँ पे एजुकेशन अवेलेबल है और दूसरा गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट अगर हाई रहेगा, सिंपल लोग अगर पढ़े लिखे ज्यादा रहेंगे तो फिर वो एक कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करेगा फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब अगर सिंपल सी बात है, ऐसे समझो, एक तो कॉज है जो लिटरेसी रेट है, मतलब अगर लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो और लिटरेसी रेट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। एक तरीके से वो कॉज भी है, रीजन भी है, और एक तरीके से परिणाम भी है, कॉन्सिक्वेंस भी है। ठीक है, तो इन दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता है। अगर लिटरेसी बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगा, तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देश का बढ़ेगा। ऐसा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? नॉर्मली 3 कैटेगरी में हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिवाइड करते हैं। एक तो जो चिल्ड्रन वाला ग्रुप रहता है, ठीक है, बिलो 15 years, फिर 15 to 59 years जो रहते हैं वो एडल्ट लोग माने जाते हैं, और 59+ ओल्ड एज लोग माने जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में हम लोग पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। और नॉर्मली जो 15 to 59 की कैटेगरी के लोग होते हैं, जो एडल्ट लोग माने जाते हैं, और जो वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो वर्क करते हैं, स्पेशली कौन से एक्टिविटीज? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। ठीक है, प्राइमरी मतलब हम लोगों ने देखा है, प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? जो डिपेंडेंट हो डायरेक्टली किस पे? एग्रीकल्चर, जो नेचर पे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है वो डिपेंडेंट है नेचर पे, सो दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी मतलब यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, उसके बाद अपना जो सिल्क इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है वगैरह वगैरह, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो सब। टर्शरी मतलब यहाँ पे सर्विसेज आ जाएंगी। ठीक है, जैसे बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस हो गया, उसके बाद टीचिंग सर्विस हो गया, डॉक्टर का सर्विस, लॉयर का सर्विस, ये सारी सर्विसेज हो गई। उसके बाद क्वार्टरनरी का मतलब क्या होता है? जो R&D हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिस्ट वगैरह, ये वो सब लोग, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो मेनली इन 4 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद जो वर्कर्स इन सेक्टर्स में काम करते हैं वो इंडिकेट करता है कि देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा है। अभी सिंपल सी बात है, वो चारों एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देश के डेवलपमेंट के लिए, और अगर वो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इन सेक्टर्स में एवरी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, मतलब उस देश का डेवलपमेंट होना ही होना है। उसके बाद जो डेवलप इकोनॉमी होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है, एक तो इंडस्ट्रीज पे, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, ये 3 एक्टिविटीज ज़्यादा होती है। और जो अग्रेरियन इकोनॉमी होती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा फोकस किया जाता है,
वहाँ पे एग्रीकल्चर पे मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, वो सब। ठीक है, तो डेवलप इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मतलब सेकेंडरी, टर्शरी और बाकी जो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ है उन पे फोकस किया जाता है, जैसे कि यूएसए वगैरह, यूके वगैरह। और अग्रेरियन इकोनॉमी में प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि इंडिया। ओके, आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है वो क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन डोनर रीजन। अभी ये दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो डोनर रीजन के बारे में पूछेंगे, ठीक है, डोनर रीजन और रेसिपिएंट रीजन इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द पॉपुलेशन। तो इसका आंसर ये दोनों स्लाइड्स हो जाएंगे, ऑन डोनर रीजन पहला पॉइंट, ऑन रेसिपिएंट रीजन दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो एक ही टॉपिक से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम लोग सिर्फ टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चन जैसा भी आए हम लोग टैकल कर सकते हैं एक बार टॉपिक समझने के बाद। तो इसमें जो माइग्रेशन है, सबसे पहला माइग्रेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। माइग्रेशन मतलब कोई भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, या तो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको माइग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि खुद के घर से निकल के दोस्त के घर पे जाना, तो उसको माइग्रेशन नहीं बोलेंगे। एक सिटी से दूसरी सिटी, या फिर एक गांव से दूसरे गांव, या फिर एक प्लेस से दूसरी कोई दूर की प्लेस पे जाना, वहां पे सेटल होना, उसको माइग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, या तो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के। तो माइग्रेशन दो रीजन्स में होता है, उन रीजन्स को भी देख लेते हैं। तो सपोज ये डोनर रीजन है, ठीक है, और ये रेसिपिएंट रीजन। इसका मतलब क्या होता है, सपोज कुछ लोग, ये भोले भाले काले पीले लोग यहां से निकल रहे हैं और यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन लोग यहां से निकल रहे हैं और दूसरे एरिया में जाके शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब जहां से वो निकल रहे हैं वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है लोगों को, मतलब वहां से निकल रहे हैं, तो फिर ये डोनर रीजन कहलाएगा। और वहां यहाँ पे आके रह रहे हैं, मतलब ये रीजन क्या कर रहा है, उनको रिसीव कर रहा है, तो फिर दैट विल बी कॉल्ड एज रेसिपिएंट रीजन। तो इन दोनों पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा ना, डोनर रीजन पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ से पॉपुलेशन कम हो रही है, और रेसिपिएंट रीजन पे इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो वो क्या इंपैक्ट होता है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो डोनर रीजन पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, माइग्रेशन लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन और नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज इन डोनर रीजन, मतलब सिंपल अंडर यूटिलाइजेशन या फिर नो यूटिलाइजेशन। जो डोनर रीजन रहेगा ये वाला, इसमें कुछ फैसिलिटीज हो सकती है जिसका यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा बिकॉज पब्लिक वहां से निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे सोना चांदी मिलता होगा लेकिन उसका माइनिंग ही नहीं होगा बिकॉज पब्लिक ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये तो अंडर यूटिलाइजेशन, कम यूटिलाइजेशन होगा, या फिर नॉन यूटिलाइजेशन होगा। तो पहला पॉइंट वो है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर ऑन दीज फैसिलिटीज बिकम्स अननेसेसरी ड्यू टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है तो फिर उन रिसोर्सेज पे जो डोनर रीजन में अवेलेबल है, सोना चांदी हीरे मोती जो भी रहेगा, या फिर सॉइल रहेगा अच्छा, या फिर इंडस्ट्रीज रहेगी, तो उसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो वेस्ट चला जाता है। ठीक है, वो अननेसेसरी हो जाता है। उसके बाद माइग्रेशन ऑल्सो अफेक्ट द सेक्स रेशियो एंड एज स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली। अभी सिंपल सी बात है, यहाँ से डोनर रीजन से मेल का नंबर ज्यादा जा रहा है या फिर फीमेल का नंबर ज्यादा जा रहा है, नॉर्मली मेल लोग ज्यादा जाते हैं तो फिर फीमेल का नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा। फीमेल का नंबर बढ़ जाएगा मतलब सेक्स रेशियो में चेंजेस आएंगे, एज स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। ठीक है, वो यंग लोग ज्यादा जाएंगे, बूढ़े लोग यहीं पे रहेंगे, तो फिर एज स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा। उसके बाद एग्जाम्पल केरला, केरला में क्या होता है, नॉर्मली मेनी मेन वर्किंग ग्रुप के जो लोग होते हैं, मेल लोग, वो केरला छोड़ के दूसरे देशों में जाके शिफ्ट होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो फिर वहां पे ऑटोमेटिकली फीमेल्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो सेक्स रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वही बताया है, वहां का सेक्स रेशियो 1084 है, जो हाईएस्ट है पूरे कंट्री में, अपने इंडिया में केरला का सेक्स रेशियो, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सिंपल। तो ये हम लोगों ने देख लिया डोनर रीजन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है माइग्रेशन का। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज रेसिपिएंट रीजन पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है।
तो रेसिपिएंट रीजन मतलब हम लोगों ने अभी देखा ये वाला जो रिसीव करता है लोगों को, इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। नए लोग आ रहे मतलब उनके लिए नए हाउसेस वगैरह, वाटर सप्लाई, हाउसिंग के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज, एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है वो कन्वर्ट होता है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। सिंपल सी बात है, अभी सिटीज में अगर अगर पब्लिक आएगी या फिर ऐसे गांव में आएगी जहाँ पे ऑलरेडी क्या बोलते हैं उसको, रहने के लिए लैंड नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड है, तो फिर उस एग्रीकल्चरल लैंड को घर बांधने के लिए कन्वर्ट किया जाता है, इंडस्ट्रीज बांधने के लिए कन्वर्ट किया जाता है, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो फार्मिंग एक्टिविटीज है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, अभी सिंपल सी बात है, शहरों में या फिर जहाँ पे भी लोग माइग्रेट हो रहे हैं, रेसिपिएंट रीजन में ज़्यादा पब्लिक आ रही है, ठीक है, तो फिर वहाँ के लैंड प्राइसेस ऑटोमेटिकली राइज होते हैं या फिर इंक्रीज होते हैं। हाउसिंग शॉर्टेज होता है जिसकी वजह से स्लम्स क्रिएट होते हैं, मतलब लैंड की कमी होने की वजह से या फिर लैंड का प्राइस ज़्यादा बढ़ने की वजह से छोटे छोटे इलीगल एरियाज में छोटे छोटे स्लम्स बनाए जाते हैं, तो ग्रोथ ऑफ स्लम्स ये एक क्रिएशन होता है। पब्लिक फैसिलिटीज डिटोरिएट होते हैं, मतलब उसकी पब्लिक फैसिलिटीज की वाट लगती है, बिकॉज पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है। क्राइम रेट भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट हो रहे हैं, जो भी रेसिपिएंट एरियाज में आ रहे हैं, रेसिपिएंट रीजन्स में आ रहे हैं, सबके पास डिग्री नहीं रहेगा, सबके पास नॉलेज नहीं रहेगा, सबके पास स्किल्स नहीं रहेंगे, तो फिर उनको जॉब नहीं मिलेगा जैसा वो चाहते हैं, तो वो दूसरे गलत रास्ते पे जाने के चांसेस है, जैसे कि क्राइम रेट बढ़ेगा, चोरी डकैती वगैरह करेंगे बेचारे, पॉकेट मारी वगैरह, तो क्राइम रेट बढ़ेगा। और सेक्स रेशियो भी, उसमें भी चेंजेस होंगे, जैसे कि अभी जिस भी रेसिपेंट रीजन्स में लोग जा रहे हैं वहाँ पे अगर मेल लोग ज़्यादा जा रहे हैं तो भी सेक्स रेशियो चेंज होगा, सिर्फ फीमेल लोग जा रहे हैं तो भी वहाँ का सेक्स रेशियो चेंज होगा। एग्जाम्पल मुंबई और पुणे, यहाँ का सेक्स रेशियो चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, क्योंकि ये रेसिपिएंट रीजन्स है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे इंडिया भर से आते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इतने जो भी पॉइंट्स या फिर टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो क्लियर है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये रिवीजन, रैपिड रिवीजन सीरीज का सेकंड लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है जिस पे क्वेश्चन बनने के ज़्यादातर चांसेस है वो कवर किए, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।